हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हम पढ़ रहे हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। इससे पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर चुके हैं 7 लेक्चर में, और आज हमारा कन्फॉर्मल मैपिंग का सेकेंड लेक्चर है। और आज का जो लेक्चर है ये हमारा यूनिट नंबर 4 का लास्ट लेक्चर है। आज हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी, कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग की। तो जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कन्फॉर्मल मैपिंग में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दो प्लेन कंसीडर करते हैं, एक जेड प्लेन और एक डब्ल्यू प्लेन। अब जो फिगर हमें जेड प्लेन में दी है उसी फिगर को हम क्या करते हैं, उस फिगर की मैपिंग करते हैं हम डब्ल्यू प्लेन में, या हम उस फिगर का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कहां पर, डब्ल्यू प्लेन में। तो ध्यान रखिए हम यहां पर हमेशा दो प्लेन कंसीडर करते हैं, जेड प्लेन जिसमें हम एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं, और डब्ल्यू प्लेन जिसमें हम यू एंड वी एक्सिस को लेते हैं। और हमारा जो फिगर होता है हम उसको जेड प्लेन से कहां पर मैप करते हैं, डब्ल्यू प्लेन में मैप करते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। हमने वहां पर 4 इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे। एक बार ध्यान से सुनिए कौन कौन से पढ़े थे। सबसे पहले हमने वहां पर पढ़ा था ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन में क्या होता था, ट्रांसलेशन में अगर आपको कोई फिगर जेड प्लेन में गिवन है, उसी फिगर को हम ट्रांसफर करते थे डब्ल्यू प्लेन में, तो क्या होता था, उस फिगर की केवल पोजीशन चेंज होती थी, शेप और साइज चेंज नहीं होता था। यानी कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहां पर शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है, केवल फिगर की पोजीशन चेंज हो रही है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जाने पर, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रोटेशन। रोटेशन में क्या होता था, जो फिगर आपको जेड प्लेन में दी है, जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते थे डब्ल्यू प्लेन में, तो वो केवल रोटेट होती थी, ठीक है ना किसी एंगल से क्या होती थी, रोटेट। यानी कि शेप और साइज वहां भी सेम रहता था, केवल फिगर रोटेट हो जाती थी, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज में। उसके बाद थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या होता था कि जो फिगर आपको जेड प्लेन में दी है, जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते थे डब्ल्यू प्लेन में, तो उस फिगर का साइज जो है वो चेंज हो जाता था, मैग्नीफाई हो जाता था उसका साइज। ये था हमारा मैग्निफिकेशन में। और उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट इज इन्वर्जन, जिसको हम नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इन्वर्जन में क्या होता था, देखिए आपको जो फिगर जेड प्लेन में दी है, उस फिगर का शेप और साइज दोनों चेंज हो जाते थे डब्ल्यू प्लेन में जाने पर। जैसे आपको अगर जेड प्लेन में सर्कल दिया है तो डब्ल्यू प्लेन में जाके क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर आपको जेड प्लेन में स्ट्रेट लाइन दी है तो डब्ल्यू प्लेन में जाके क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो ये हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, और आज हम एक और इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। और आज का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एकेटीयू में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर हम इसको कहते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत ही ज्यादा आसान भी है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके एकेटीयू एग्जामिनेशन में। आज हम करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ना, बाइलिनियर या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जरूरी सभी में आपको फिगर नहीं बनाना होगा। जब भी हमने लास्ट लेक्चर में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, वहां पर आपको हर ट्रांसफॉर्मेशन में डायग्राम बनाना होता था, है ना। लेकिन यहां पर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें कुछ क्वेश्चन में डायग्राम बनाना होगा, कुछ में नहीं बनाना होगा। तो पहले समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, देखिए इस फॉर्म का अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया है तो उसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक्चुअल में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जो हम अब तक 4 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ के आए हैं, ये उन चारों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। अब चारों का कॉम्बिनेशन कैसे है ये हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अभी प्रूव नहीं कर रहे क्योंकि एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। लेकिन ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चारों ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। यहां पर ABCD जो है ये सब कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है यहां पर, देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर एक ही बात है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहलाएगा, अगर यहां पर AD माइनस BC जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। ये एक्चुअल में ये कंडीशन कहां से आई है, देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारा कन्फॉर्मल मैपिंग होती है, कन्फॉर्मल मैपिंग का ही पार्ट है,
कन्फॉर्मल मैपिंग तभी पॉसिबल है जब हमारा जो डेरिवेटिव हो एफ जेड फंक्शन का या एनालिटिक फंक्शन का वो 0 के इक्वल ना हो। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, AD माइनस BC आएगा। अगर AD माइनस BC 0 हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये मैपिंग कन्फॉर्मल कहलाएगी। तो इसलिए यहां पर AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ कंडीशन को याद रखिए। देखिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप क्या लिखेंगे उसमें, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसमें ABCD कांस्टेंट है और कंडीशन क्या, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए अब आगे देखिए, यहां पर एक पॉइंट लिखा है इंपॉर्टेंट, एवरी पॉइंट ऑफ जेड प्लेन इज मैप्ड इनटू द यूनिक पॉइंट ऑफ डब्ल्यू प्लेन। अब देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या होगा, हम जेड प्लेन के पॉइंट्स को या जेड प्लेन की फिगर को ट्रांसफर करेंगे कहां पर, डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे या मैपिंग करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ये पॉइंट क्या बता रहा है हमें कि एवरी पॉइंट ऑफ जेड प्लेन, जेड पॉइंट के जितने भी पॉइंट होंगे इज मैप्ड इनटू ए यूनिक पॉइंट इन डब्ल्यू प्लेन, वो सब डब्ल्यू प्लेन में भी मार्क होंगे, पॉइंट होंगे और यूनिक होंगे। मतलब अगर इधर कोई पॉइंट आपको 1,2 दिया है तो 1,2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आपका डब्ल्यू प्लेन में भी आएगा और वो यूनिक होगा। इस पॉइंट का मतलब ये है एक्सेप्ट, देखिए यहां पर एक पॉइंट को छोड़ दिया, कौन सा, z इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। ये क्यों छोड़ा है, क्योंकि अगर z की जगह माइनस डी अपॉन सी आ गया तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और आप सब जानते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये पॉइंट मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, देखिए इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये, जैसे ये जो हमारा फॉर्मूला है यहां पर देखो z राइट साइड में w इक्वल टू, ये z के टर्म्स में है। अगर हम इसका उल्टा कैलकुलेट करें, यानी कि z को अगर हम w के टर्म्स में कैलकुलेट कर लें तो उसको इनवर्स कहते हैं, और जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी बाइलिनियर ही होता है। तो इनवर्स का फॉर्मूला कहां से आएगा, यहीं से आ जाएगा, इसमें से आप z निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ w। तो ये हमारा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जिसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप ये सब लिख देंगे वहां पर। अब हम बात करते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ना। ध्यान दीजिए, मेथड्स टू फाइंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इसको कैलकुलेट करने के वैसे हमारे पास 2 मेथड है, लेकिन जो हम पहला मेथड है इसको यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत लेंथी मेथड हो जाता है और इसमें समय भी ज्यादा लगता है। क्या है पहला मेथड, बाय फाइंडिंग ABCD। देखिए इसमें जो आपका ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें 4 कांस्टेंट ABCD। पहले हमें क्या करना होगा, इस ABCD चारों कांस्टेंट को फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। जो आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ABCD को फाइंड करेंगे, और जब ABCD आ जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा फाइनल। लेकिन हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेकंड, जिसका नाम है क्रॉस रेशियो मेथड। क्रॉस रेशियो मेथड, ठीक है ना, सेकंड वाला मेथड हम यूज करेंगे। क्या है ये मेथड, जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि हमारे सभी क्वेश्चंस में यही मेथड लगने वाला है, इसी को हम सब में अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, बस एक बार ध्यान से समझ लीजिए क्या है मेथड, क्या हमें मेथड बता रहा है। देखिए क्या है यहां पर, इफ देयर आर 4 पॉइंट्स, अगर हमारे पास मान लीजिए 4 पॉइंट्स है, कौन कौन से, Z1, Z2, Z3 एंड Z4। आप सब जानते हैं Z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, Z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और एक तरह से ये पॉइंट का काम करता है। पॉइंट का क्यों, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो Z के जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो एक तरह से कोऑर्डिनेट का काम करते हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट्स हैं। क्या है, ये पॉइंट्स हैं। तो Z1, Z2, Z3, Z4 अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स है और हमने इनको ऑर्डर में लिया, देखिए ध्यान से सीक्वेंस देखना यहाँ पर, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, टेकन इन ऑर्डर, देन द रेशियो। तो ये जो रेशियो होगा, इस रेशियो को हम क्रॉस रेशियो कहते हैं। किसका क्रॉस रेशियो, Z1, Z2, Z3, Z4 का क्रॉस रेशियो। अब देखो इसको याद कैसे करना, बहुत सिंपल है इसको याद करना। यहां पर नंबरिंग 1 2 3 4 आ रहा है, देखो Z1 माइनस Z2, देखो ये आ गया Z1 माइनस Z2, ठीक है। देखो ऊपर आया Z1 माइनस Z2 ऊपर, उसके बाद देखो आप माइनस करते जाएंगे, पहले Z1 में से Z2 को माइनस करेंगे इस तरह से, Z1 माइनस Z2, फिर उसके बाद Z2 माइनस Z3, फिर उसके बाद Z3 माइनस Z4, फिर उसके बाद Z4 माइनस Z1। देखो 1 में से 2 को माइनस करा, 2 में से 3 को माइनस करा, 3 में से 4 को माइनस करा, 4 में से 1 को माइनस करा। अब इनका रेशियो बनाना कैसे बनेगा, देखो ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z4 ऊपर आ जाएंगे।
यानी कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे जो होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और जो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर हैं ये नीचे आ जाएंगे। या तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं, देखो Z1 माइनस Z2 नीचे आ जाओ, Z2 माइनस Z3, फिर ऊपर चले जाओ Z3 माइनस Z4 अपॉन Z4 माइनस Z1। इस तरह से आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आसानी से आप ये सब, या अपना भी कोई आपको जैसे आसान लगे आप वैसे इसको याद कर लीजिए। बहुत सिंपल है, ये हमारा क्या है, क्रॉस रेशियो। आगे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व द क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स। यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, इसका मतलब एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो क्रॉस रेशियो को प्रिजर्व करता है। यानी कि प्रिजर्व करने का मतलब ये है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए ये क्रॉस रेशियो कौन से प्लेन का है, ये क्रॉस रेशियो जेड प्लेन का है। जब हम इन पॉइंट्स को जेड प्लेन से मैप करेंगे डब्ल्यू प्लेन में, तो वहां पर W1 W2 W3 W4 आएंगे। भाई जेड प्लेन में Z1 Z2 Z3 Z4 आ रहे हैं, तो वहां पर W1 W2 W3 W4 आएगा। तो जो क्रॉस रेशियो होगा वो सेम रहेगा, जेड प्लेन का भी और डब्ल्यू प्लेन का भी। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन सेम, या ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट। मतलब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है क्रॉस रेशियो को, यानी कि जो क्रॉस रेशियो जेड प्लेन में होगा वही क्रॉस रेशियो डब्ल्यू प्लेन में भी होगा। तो इसको हमने मैथमेटिकली लिख लिया, क्रॉस रेशियो ऑफ W1 W2 W3 W4 इक्वल टू क्रॉस रेशियो ऑफ Z1 Z2 Z3, क्योंकि ये यहां पर लिखा गया है कि क्रॉस रेशियो सेम रहेगा जेड प्लेन में भी और डब्ल्यू प्लेन में भी इन केस ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब जैसे हमने जेड के लिए फॉर्मूला लिखा था Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3, फिर Z3 माइनस Z4 अपॉन Z4 माइनस Z1, वैसे ही हम फॉर्मूला इसके लिए भी बनाएंगे। देखो क्या बन जाएगा, W1 माइनस W2 अपॉन W2 माइनस W3, फिर W3 माइनस W4 ऊपर आएगा और W4 माइनस W1 नीचे आएगा, और ये दोनों इक्वल होंगे। और यहां पर ये जो लास्ट में आपके लिए फॉर्मूला लिखा गया ये, क्योंकि हमें यहां पर क्या करना होगा, जेड प्लेन के पॉइंट्स को डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो हम जितने भी क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन सभी में यही फॉर्मूला लगेगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपके लिए मान के चलिए कि सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ये फॉर्मूला बस आपको अप्लाई करना है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहां पर क्वेश्चंस आपके टोटल 4 टाइप के होंगे, यहां पर हम 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा अंतर है चारों में, ठीक, और चारों ही टाइप इंपॉर्टेंट है। AKTU में इन्हीं चारों टाइप में से कोई ना कोई टाइप आपके हमेशा एग्जाम में आता रहता है। तो अब जरा ध्यान से समझेंगे इसको कि कैसे। सबसे पहले टाइप 1 का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। इसमें क्या होगा, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन, हमारे जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब अगर फाइनाइट दे रखे हैं। ये कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये देखो, ये हमारे जेड प्लेन के पॉइंट्स है, Z1 Z2 Z3 Z4, ये किसके हैं, जेड प्लेन के पॉइंट्स है। और W1 W2 W3 W4 हमारे डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स हैं, है ना। अगर इन सभी पॉइंट्स की वैल्यू अगर फाइनाइट आपको दे रखी है तो वो बनता है हमारा टाइप 1। टाइप 1 का मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं। अब इसके अलावा टाइप 1 के चाहे जितने क्वेश्चन आप देखिए, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे आपको, सभी क्वेश्चन को करने का तरीका सेम होगा जैसे मैं इसको कर रहा हूं। जरा ध्यान से समझेंगे कैसे इसको करना है। सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। देखो अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझिए, आपको क्वेश्चन के अंदर केवल 4 पॉइंट नहीं दिए होंगे, केवल 3 पॉइंट दिए होंगे। जबकि हमारे 4 फॉर्मूला हमने 4 पॉइंट्स के लिए बनाया, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिए होंगे केवल 3 पॉइंट, सभी क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए होंगे। तो ये 4th पॉइंट कहां से आएगा, तो जरा ध्यान से समझिए। हमारे पास जैसे Z1 Z2 Z3 Z4 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो Z1 होगा, Z1 को हम Z मानेंगे अपनी तरफ से, और W1 को W मानेंगे, और बाकी जो 3 क्वेश्चन में दे रखे हैं वो W2 W3 और W4 और Z2 Z3 और Z4 की जगह आ जाएंगे। देखो कैसे, ध्यान से समझिए। हमें यहां पर देखो क्या, हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं जेड प्लेन के। देखो Z1 Z2 Z3 एंड Z4। इसी तरह मैं लिख लेता हूं W1 W2 W3 एंड W4। ये चारों पॉइंट्स हमें सबसे पहले चाहिए। मैं यहां पर इनकी वैल्यू लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझेंगे। देखो Z1 कितना है, Z1 मैंने कहा आप इसको Z1 को Z ले लेंगे और W1 को हमेशा W लेंगे आप। तो पहला पॉइंट तो आपको पता है W1 और Z1 की वैल्यू Z होगी या W1 की वैल्यू W होगी। इसको ध्यान से समझिए। अब जो क्वेश्चन में दिए उनको लिखते हैं। देखो Z की 3 वैल्यू दी है और आपको हमेशा 3 ही दी होंगी, 0
तो Z2 की वैल्यू होगी 0। आप सीक्वेंस में लिखेंगे, Z2 की वैल्यू 0 हो गई, Z3 की वैल्यू माइनस आयोटा हो गई और Z4 की वैल्यू -1 हो गई। क्लियर है? सिमिलरली अब हम आ जाते हैं W की वैल्यू पे। W1 तो W हो गया, नाउ W2 आयोटा, W3 1 और W4 0। तो मेरे ख्याल से किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यही हमें सभी क्वेश्चन में इसी पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है ना? इसी पैटर्न को हम सभी क्वेश्चन में क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब क्या करें, अब फॉर्मूला लगा देते हैं ना। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर लिख देंगे या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, बाय मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं यहां पर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने जा रहा हूं और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है सबसे पहले मैं वो लिखूंगा। देखिए क्या होगा फॉर्मूला, जरा ध्यान दीजिए। W1 माइनस W2 है ना, W1 माइनस W2। चलिए आगे लिख देते हैं, यहां पर शायद ना आ पाए। देखिए W1 माइनस W2 अपॉन, देखो W1 माइनस W2 आ गया, नीचे आ जाएगा W2 माइनस W3, फिर ऊपर लिखूंगा मैं, यहां आ जाएगा W3 माइनस W4 और यहां आ जाएगा W4 माइनस W1। तो इस तरह से मुझे ज्यादा आसान लगता है। W1 माइनस W2, फिर नीचे आ गया 2, देखो 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू, यहां भी यही करना है Z1 माइनस Z2। देखो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला ही लिखेंगे Z1 माइनस Z2, दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा, पहले नीचे लिखेंगे Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 और यहां पर आ जाएगा Z3 माइनस Z4 और नीचे आ जाएगा Z4 माइनस Z1। तो कितनी आसानी से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखने में जरूर बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है इसको लिखना। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ इसमें से W को निकालना है। एक्चुअली में आपको करना है क्या, आपको W फाइंड करना है। यहाँ पर क्या फाइंड करना है, W इन टर्म्स ऑफ Z। क्योंकि जब आप W को कैलकुलेट कर लेंगे Z की टर्म्स में तो वही आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि देखो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपको W कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ Z, यानी कि आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं सबकी। देखो W1 इधर आ जाते हैं, W1 की वैल्यू W है, W1 की वैल्यू W माइनस W2 की वैल्यू आयोटा, तो W माइनस आयोटा, W3 की वैल्यू 1, W4 की वैल्यू 0, W3 की वैल्यू 1, W4 की वैल्यू 0 अपॉन W2 की वैल्यू आयोटा माइनस W3 की वैल्यू 1, उसके बाद W4 की वैल्यू 0, उसके बाद W1 की वैल्यू माइनस W1 की वैल्यू W। ये आ गया, राइट हैंड साइड में चलते हैं। Z1 की वैल्यू Z है माइनस Z2 की वैल्यू 0, उसके बाद Z3 की वैल्यू माइनस आयोटा और Z4 की वैल्यू -1। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। भाई यहां पर थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना, कैलकुलेशन ना गलत हो जाए। उसके बाद Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 का मतलब है 0 और ये माइनस में है तो 0 प्लस आयोटा और Z4 माइनस Z1 यानी कि -1 और माइनस का Z। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहां पर तो ये 1 बचा केवल, तो यानी कि W माइनस आयोटा हमारा पहला पॉइंट बच गया। ऊपर बचा W माइनस आयोटा, नीचे देखते हैं यहां पर माइनस W बचा और ये आयोटा -1, तो नीचे हमारा बच गया -W और आयोटा -1 इक्वल टू में देखते हैं कितना बच रहा है। यहां पर तो Z बचा और माइनस आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहां पर केवल आयोटा बचा और ये -1 माइनस Z बचा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। इस W को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस आयोटा को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चलिए देखिए W माइनस आयोटा ये हो जाएगा -W आयोटा और माइनस माइनस प्लस W इक्वल टू -Z माइनस आयोटा Z प्लस Z डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा Z। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो W माइनस आयोटा
W माइनस आयोटा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस आई माइनस आयोटा जेड, माइनस आई माइनस आयोटा जेड, माइनस आई माइनस आयोटा जेड, माइनस डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू, और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आई जेड प्लस जेड, माइनस में आयोटा जेड प्लस जेड, यही होगा माइनस आयोटा जेड प्लस जेड। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना। देखिए इसका मल्टीप्लाई क्रॉस यहां पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा डब्ल्यू माइनस में, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस में आयोटा डब्ल्यू जेड, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का आयोटा का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर जेड, इसका इसमें हुआ तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं, इक्वल टू, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां पर भी आयोटा, यहां पर भी आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये डब्ल्यू आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू जेड माइनस डब्ल्यू जेड आयोटा, और यहां से इधर आ जाइए माइनस डब्ल्यू जेड आयोटा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का डब्ल्यू जेड। अब यहां पर देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। देखिए डब्ल्यू जेड आयोटा इधर भी है और माइनस का डब्ल्यू जेड आयोटा इधर भी है, ये कैंसिल हो गया। चलिए और कुछ कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखें, डब्ल्यू जेड, हाँ चलिए और भी कैंसिल होंगे, पहले यहां पर लिख लेते सही से, माइनस आयोटा डब्ल्यू, ये माइनस वन हो गया, और ये माइनस जेड हो गया। आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस वन पुट कर दिया आयोटा स्क्वायर की जगह पर, यहां पर माइनस का डब्ल्यू जेड आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो गया, माइनस का डब्ल्यू जेड आयोटा और प्लस का डब्ल्यू जेड, ये डब्ल्यू जेड से ये डब्ल्यू जेड भी खत्म हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, हमें डब्ल्यू निकालना, डब्ल्यू वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको एक साइड कर देते हैं। तो एक तो डब्ल्यू वाली टर्म ये रही और एक डब्ल्यू वाली टर्म ये रही, तो यहां पर वो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो डब्ल्यू जेड आयोटा डब्ल्यू जेड इधर आके प्लस में हो गया, माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये दोनों उधर चले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका वन प्लस जेड। अब यहां से देखो डब्ल्यू कॉमन आ रहा है और आयोटा भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से मैं आयोटा को और डब्ल्यू को कॉमन ले लेता हूं, तो देखिए यहां पर कितना बचेगा, आयोटा डब्ल्यू कॉमन आ गया, जेड बचेगा, और यहां पर माइनस वन बचेगा इक्वल टू वन प्लस जेड। अब मुझे डब्ल्यू निकालना, तो ये नीचे चला जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू वन प्लस जेड अपॉन आयोटा, आयोटा भी जाएगा साथ में, और जेड माइनस वन। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। इसको और थोड़ा सा आप आयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर देता हूं, तो आयोटा वन प्लस जेड अपॉन आयोटा स्क्वायर जेड माइनस वन। आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो यहां पर जब मैं इसको माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास डब्ल्यू देखिए कितना आ जाएगा, यहां से डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर तो आयोटा वन प्लस जेड आएगा, और नीचे से देखो जरा ध्यान से, ये माइनस वन है, माइनस वन जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस जेड प्लस वन हो जाएगा, यानी कि वन माइनस जेड, वन माइनस जेड आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आ गया, है ना। दिस इज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं, जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी डेफिनेशन थी, आंसर हमारा उसी के अकॉर्डिंग आया है। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला लगाया, और जैसे ही हमने क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला लगाया, हमारा बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान तरीके से डायरेक्ट आंसर आ गया। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, प्लस माइनस में गलती नहीं होगी तो आंसर डेफिनेटली आपका करेक्ट ही आएगा। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये मान के चलिए आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग का पार्ट तो सभी में यही करना है। तो ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन था, जहां पर हमें जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के सारे पॉइंट्स फाइनाइट दिए थे। आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों पॉइंट फाइनाइट है ना, और ये तीनों पॉइंट भी फाइनाइट है, इसमें कहीं भी इंफिनिटी नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ टाइप नंबर 2, इफ सम पॉइंट्स ऑफ जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन आर इनफाइनाइट। अगर हमें जो जेड प्लेन के और डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर उनमें से कुछ पॉइंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो, है ना। अब ऐसा देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया है,
फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स है हमारे पास, देखो इसमें एक पॉइंट इंफिनिटी है, इसमें भी एक पॉइंट इंफिनिटी। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सभी क्वेश्चन में जेड वाले में भी इंफिनिटी हो, डब्ल्यू वाले में भी इंफिनिटी हो सकता है जेड में इंफिनिटी हो, डब्ल्यू में इंफिनिटी ना हो सकता है डब्ल्यू में इंफिनिटी हो, जेड में इंफिनिटी ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सब आ जाएंगे। क्या इसमें कुछ अलग होगा? कुछ भी अलग नहीं होगा, केवल इंफिनिटी वाला जो पॉइंट है हमारा, इसको कैसे हैंडल करना है ये बस मुझे आपको बताना है। बाकी जैसे अभी भी क्वेश्चन नंबर 1 किया एज इट इज सब कुछ वही यहां पर भी है। तो चलिए सबसे पहले तो जो गिवन है उसको मैं लिख लेता हूं। गिवन का मतलब है कि यहां पर हमारे पास Z1 कितना है, Z2 कितना है, Z3 कितना है और Z4 कितना है, या फिर W1 कितना है, W2 कितना है, W3 कितना है एंड W4 कितना है। पहले इसको लिख लें, गलती नहीं होगी, है ना। चलिए लिखता हूं सबकी वैल्यू। W1 Z1, सबसे पहले Z1 आप जानते हैं Z लिखना है, W1 को W लिखना है, इसको सबसे पहले लिख दो। उसके बाद Z2 स्टार्ट कर दो, यहां से इंफिनिटी है Z2, Z3 आयोटा है, Z4 0 है, W1 W है, W2 0 है, W3 आयोटा है, W4 इंफिनिटी है। इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इंफिनिटी आयोटा 0 0 आयोटा इंफिनिटी। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहां पर मैं क्या करूंगा ना, बाय यहां पर हम लिखेंगे बाय मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस की जगह आप बाइलिनियर भी लिख सकते हैं, बाय मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करूंगा, है ना। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का, और क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है। देखें जरा क्या होता है फॉर्मूला, फिर से देखिए फॉर्मूला हम इतनी बार लिखेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा। देखो क्या है, स्टार्ट करते हैं W1 से, तो W1 माइनस W2, है ना, नीचे क्या आएगा W2 माइनस W3, W1 माइनस 2 2 माइनस 3, और यहां आ जाएगा 3 माइनस 4, और यहां आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां Z में शुरू हो जाओ, Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z4, और यहां पर आ जाएगा Z4 माइनस Z1। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, बहुत ही आसानी से हमें आंसर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। W1 हमारे पास कितना है, पहले W1 को पुट कर लेते हैं, ये लिखा बराबर में W1। देखिए W1 कितना है W माइनस W2 कितना है 0, इधर आ जाओ W3, अच्छा एक मिनट यहां पर क्योंकि इनफाइनाइट है, हाँ थोड़ा सा रुके, इनफाइनाइट है, पहले उसको हैंडल कर लेते हैं, देखते हैं उसको क्या करना है। देखिए इनफाइनाइट क्या क्या है हमारे पास, पहले यह देख लेते हैं। एक तो हमारे पास इनफाइनाइट जो है, जरा ध्यान से देखें इनफाइनाइट क्या क्या है। एक तो इनफाइनाइट W4 है ना, और दूसरा इनफाइनाइट Z2 है। मैंने दोनों को हाईलाइट कर लिया है। देखो क्या करेंगे अब यहां पर, जरा ध्यान से समझेंगे। ये दोनों इनफाइनाइट है, देखो सबसे पहले W4 ये इनफाइनाइट है। एक काम करो, जिस ब्रैकेट में W4 आ रहा है उस ब्रैकेट को W4 से डिवाइड कर दो, W4 से क्या कर दो डिवाइड, बाकी को ऐसे ही लिखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो जरा ध्यान से, यहां पर मैं लिखूंगा W1 माइनस W2, W1 इसमें कोई चेंज नहीं करना, केवल चेंज किसमें करना है, जिसमें W4 आ रहा है। तो मैं जहां W4 आ रहा है वहां पर उसको डिवाइड, उस फैक्टर को डिवाइड कर, इस फैक्टर को W4 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो W4 से जब डिवाइड करेंगे तो W3 अपॉन W4 आएगा, और जब आप W4 को W4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो मुझे लगता नहीं किसी को कोई दिक्कत होगी इसको समझने में। मैंने इस ब्रैकेट को W4 से डिवाइड कर दिया। अब अपने मन से नहीं डिवाइड कर सकते, है ना, तो क्या करेंगे, जब ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड करेंगे, तभी तो वैलिड होगा। मैं अगर यहां पर लिखता हूं 4/8, तो अगर आप ऊपर वाले नंबर को 2 से डिवाइड कर दो और नीचे को ना, नीचे वाला ना करें आप, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका 2/8 हो जाएगा, गलत हो गया रेशियो। तो अगर आप ऊपर वाले को भी 2 से डिवाइड करते हो, नीचे वाले को भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ऊपर वाले को भी W4 से डिवाइड कर रहा हूँ और नीचे वाले को भी W4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और W4 से उसी को डिवाइड करना, उसी ब्रैकेट को डिवाइड करना जिस ब्रैकेट में W4 आ रहा है। तो ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो नीचे वाले को भी कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा W2 माइनस W3, और इसको W4 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये W1 अपॉन W4 आ जाएगा। ये इसी चीज को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। आप इस वाले ब्रैकेट में से W4 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ W3 अपॉन W4 हो जाएगा, ये -1, और यहां से भी W4 को कॉमन ले लीजिए,
तो ये 1 माइनस W1 अपॉन W4 हो जाएगा, और W4 क्योंकि आपने ऊपर से भी कॉमन लिया, नीचे से भी कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गया। अब आगे चलते हैं, यही काम आपको इधर भी करना है। Z में कौन है इनफाइनाइट? Z2। तो जिस ब्रैकेट में Z2 आ रहा है उस ब्रैकेट को Z2 से डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो कितना आ जाएगा, पहला ब्रैकेट ही डिवाइड हो जाएगा हमारा, तो इसमें आएगा Z1 अपॉन Z2 -1 Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई, यहां पहला ब्रैकेट डिवाइड होगा 1 माइनस Z3 अपॉन Z2, और यहां पर आ जाएगा Z4 माइनस Z1। क्यों करा ऐसा, क्या फायदा है इससे? देखिए फायदा इससे ये है कि W4 इनफाइनाइट है और W3 इनफाइनाइट नहीं है। W3 कितना है? आयोटा है। तो अगर आप किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो जहां जहां भी ये रेशियो आ रहा है वो सबकी वैल्यू 0 हो गई। कितना आसान हो गया, और भी आसान हो गया, पहले क्वेश्चन से ज्यादा आसान हो जाएगा ये। देखो कैसे, अब मैं यहां पर इनकी वैल्यू लिखने जा रहा हूं। देखिए W1 की वैल्यू, W1 हमारे पास W है, माइनस W2 की वैल्यू 0, दूसरा ब्रैकेट ये तो 0 हो गया, रेशियो 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई W2 की वैल्यू 0, W3 की वैल्यू माइनस आयोटा, मतलब W3 आयोटा है तो माइनस आयोटा हो गया, और ये 1 और ये रेशियो है क्योंकि ये 0 आ गया, इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, ये रेशियो है 0 आएगा, जहां भी रेशियो आ रहा है वो 0 आ जाएगा। Z3 कितना है? आयोटा है। Z4 कितना है? 0 है, तो आयोटा माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, और Z4 कितना है भाई? 0 है। Z1 कितना है? Z ही है। ये बचा हमारे पास, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, जरा ध्यान से देखो। यहां से मिलेगा W, यहां से मिलेगा -1, तो यहां बचा ऊपर माइनस का W। आगे जरा ध्यान से देखें, यहां पर बचेगा मेरे पास -W, अपॉन में देख लेता हूं कितना बच रहा है। देखो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा माइनस आयोटा, यानी कि -W अपॉन माइनस आयोटा इक्वल टू में भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखो ऊपर देखो ध्यान से, यहां माइनस आयोटा बचेगा, -1 यहां, आयोटा यहां, तो माइनस आयोटा, तो यहां तो आ गया माइनस आयोटा अपॉन, ये देखो यहां से बचा 1 और यहां से बचा Z माइनस का, तो 1 इंटू माइनस का Z, माइनस Z बचा हमारे पास, तो ये बचा माइनस Z। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहां से मुझे निकालना था W, तो देखो W कितना आएगा, ये W इक्वल टू आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया अपॉन में Z, और आप सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये W इक्वल टू -1 अपॉन Z आ गया, -1 अपॉन Z, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक कराए और दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने ही आसान है। सिर्फ आपको क्रॉस रेशियो का मेथड जो है वो अप्लाई करना है, और जैसे ही आप क्रॉस रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। और अगर इन्फिनिटी आता तो क्वेश्चन और आसान हो जाता, टफ नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। यानी कि टाइप 2 टाइप 1 से ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाती है। अब हम बात करते हैं अपने टाइप 3 के क्वेश्चन की। टाइप 3 के जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इनमें आपको ग्राफ भी बनाना होगा। देखो क्या लिखा है, इफ द इमेज ऑफ फिगर इज ऑल्सो फाइंड, मतलब इसका आधा पार्ट तो वही होगा जो अभी तक हमने किया, और आधे पार्ट में आपको फिगर बनाना पड़ेगा। आधा पार्ट एज इट इज है, आधे पार्ट में फिगर बनाना है। तो देखिए आधा पार्ट बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं आएगा। नाउ फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट, देखो 3 पॉइंट दे रखे 1 2 3 ऑन टू W। यहां पर देखो इसमें इंफिनिटी नहीं है लेकिन इसमें इंफिनिटी है, यानी कि ये क्वेश्चन भी एक तरह से टाइप 2 का ही है, लेकिन क्योंकि इसमें इमेज भी पूछी है इसलिए मैंने इसको टाइप 3 में कर दिया। अगर मैं इतना क्वेश्चन देखूं तो ये टाइप 2 का है, इमेज ऐड हो गई इसलिए टाइप 3 का हो गया। लिखा ना आगे, इफ द इमेज ऑफ फिगर इज ऑल्सो फाइंड, अगर आपको इमेज और कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो वो फिर टाइप 3 का क्वेश्चन बन जाता है। तो मतलब टाइप 3 में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब या तो टाइप 1 के होंगे या टाइप 2 के होंगे, उनमें बस एक चीज एडिशनल आ गई कि इमेज भी कैलकुलेट करनी है, इमेज भी फाइंड करनी है। चलिए तो स्टार्टिंग का पार्ट तो हमारा सेम ही है, क्वेश्चन हम सिमिलर तरीके से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहले मैं यहां पर गिवन लिख लेता हूं कि Z1 कितना है, Z2 कितना है, Z3 कितना है और Z4 कितना है, ठीक है। उसके बाद W1, W2, W3 एंड W4 सबकी वैल्यू यहां पर पुट कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, तो Z1 क्या होगा, Z, और W1 W। अब आगे चलते हैं, Z2 कितना है भाई, Z2 0 है। देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, ये 0 हो गया Z2, और Z3 है -1,
Z3 -1 और Z4 है आयोटा। W देखते हैं, W1 तो W है, W2 आयोटा है, W3 0 है और W4 इनफाइनाइट है। नाउ यूजिंग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बाय मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, या यहां पर बाय क्रॉस रेशियो मेथड भी लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है ना। अब मैं यहां पर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने जा रहा हूं जिसमें हम अप्लाई करेंगे क्रॉस रेशियो मेथड। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, फॉर्मूला मैं लिखूंगा सबसे पहले। फॉर्मूला क्या होगा जरा ध्यान से देखें। फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा W1 माइनस W2 अपॉन W2 माइनस W3 और W3 माइनस W4, W4 माइनस W1 इज इक्वल टू, अब Z में चलते हैं, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, फिर नीचे आ जाते हैं Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4 और Z4 माइनस Z1। ये तो बन गया फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखेंगे। हाँ, अब इसमें इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी कहां आ रहा है? W वाले में आ रहा है इन्फिनिटी। और क्या है उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं, इन्फिनिटी कौन सा है। देखो इन्फिनिटी W4, यानी कि जिस ब्रैकेट में W4 आ रहा है उस ब्रैकेट को सबसे पहले हम क्या करते हैं, W4 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। चलिए, इसमें आ रहा है W4 और इसमें आ रहा है W4, तो W1 और W2 तो ऐसे ही लिखेंगे, W1 माइनस W2, इसको W4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा W3 अपॉन W4, W3 अपॉन W4 और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, इसमें नहीं आ रहा इसको एज इट इज लिखो W2 माइनस W3, इसमें आ रहा है तो ये 1 माइनस W1 अपॉन W आ जाएगा, W4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? W4। अच्छा, उधर कोई इन्फिनिटी नहीं है तो उधर कोई चेंज नहीं होगा, उधर एज इट इज लिखा जाएगा सब कुछ। तो चलिए Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z3 और Z4 माइनस Z1। ठीक, 1 2 2 3 3 4 4 1, बहुत आसान है, 1 2 है ना, यहां भी वही लिखा हमने। चलिए अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए W1 कितना है? W है, तो यहां पर मैं W1 की जगह W रखूंगा, माइनस W2 कितना? आयोटा, तो यहां पर आयोटा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, W माइनस आयोटा। आगे चलते हैं, ये 0 हो गया, W3 अपॉन W4 क्या हो गया? 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई W2 आयोटा है, W3 0 है, 1 माइनस 0 आ गया, तो इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसानी से हमारे पास आ चुका। राइट साइड देखो जरा, Z1 माइनस Z2, यानी कि Z1 माइनस Z2 का मतलब Z माइनस 0, Z माइनस 0। दूसरा ब्रैकेट Z3 माइनस Z4, यानी कि -1 में से माइनस करना आयोटा को, तो -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z3, यानी कि 0, देखो इसमें से इसको माइनस करना है तो ये 0 प्लस 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1, Z4 माइनस Z1, Z4 माइनस Z1, आयोटा माइनस Z, तो आयोटा माइनस Z। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। देखो यहां पर मेरे पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, यहां -1 बच रहा है, -1 इंटू W माइनस आयोटा, ठीक है ना, -1 यहां से बचा, W माइनस आयोटा, अपॉन में नीचे देखो कितना बचा, यहां 1 बचा, यहां आयोटा बचा, तो अपॉन में केवल आयोटा बचा है, आयोटा इक्वल टू, चलते हैं आगे। देखो यहां पर ऊपर यहां Z बचा और यहां पर -1 माइनस आयोटा बचा, यहां Z बचा, यहां -1 माइनस आयोटा बचा, डिवाइडेड बाई यहां 1 बचा और यहां 1 माइनस आयोटा माइनस Z बचा, तो 1 और आयोटा माइनस Z, ये हमारे पास आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए जरा ध्यान से, इसको -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो -W माइनस माइनस प्लस आयोटा अपॉन में आयोटा इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -Z और माइनस आयोटा Z डिवाइडेड बाई, यहां पर जरा ध्यान से देखो, आयोटा 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा माइनस Z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इधर और
इसको इधर देखिए कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखें, माइनस डब्ल्यू प्लस आयोटा और आयोटा माइनस जेड इज इक्वल टू आयोटा माइनस जेड माइनस आयोटा जेड, यही आ रहा था, हाँ माइनस जेड माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, देखिए जरा ध्यान से, ये आ जाएगा माइनस आयोटा डब्ल्यू, इसके मल्टीप्लाइज में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू जेड आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा का स्क्वायर आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा जेड आएगा, इक्वल टू यहां पर माइनस आयोटा जेड और माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर जेड। देखो यहां पर कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी जरूर, तो जैसे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या कुछ और भी कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है अभी, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस आयोटा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू, अच्छा यहां पर आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 आ जाएगा इक्वल टू में, यहां पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस का जेड आ जाएगा। चलिए जेड आ गया, जेड वाली टर्म्स को उधर ले जाते हैं और डब्ल्यू वाली टर्म को लेफ्ट में रखते हैं, तो ये दोनों टर्म डब्ल्यू की हैं, इनको लेफ्ट में रखेंगे, कितना आएगा इन दोनों टर्म से, देखिए डब्ल्यू कॉमन ले लूं अगर मैं, तो ये 1 माइनस आयोटा बचेगा, नहीं डब्ल्यू अगर मैं कॉमन लूंगा इन दोनों में से तो जेड माइनस आयोटा बचेगा, इधर आ जाओ, इसको 1 को मैं उधर लेके जा रहा हूं तो ये 1 प्लस जेड बन जाएगा, 1 प्लस जेड, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस जेड। अब आगे देखो जरा, तो यहां से डब्ल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, डब्ल्यू को जरा ध्यान से देखेंगे, डब्ल्यू है ना, देखिए चलिए यहां पर आ जाते हैं और डब्ल्यू लिखते हैं कितना आ रहा है। देखो यहां से मैं अगर डब्ल्यू को निकालूंगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा, ये मेरे पास डब्ल्यू आ जाएगा, और यही मेरा इसका जो है फाइनल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनल आंसर नहीं है, एक पार्ट मेरा क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा, ये मेरा इसका पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब आगे देखिए क्या पूछा था आपसे, आपसे कहा यहां तक कद हो गया, ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ यूनिट सर्कल, आपको इस यूनिट सर्कल की इमेज फाइंड करनी है। अब जरा ध्यान से समझना, ये जो मॉड जेड इक्वल टू 1 है, ये जो यूनिट सर्कल है ये जेड प्लेन का सर्कल है, आप सब जानते हैं मॉड जेड इक्वल टू मतलब क्या होता है, मॉड जेड इक्वल टू 1 का मतलब है यहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए मॉड जेड का मतलब है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 का मतलब है एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और जिसका रेडियस कितना है 1 है। तो ये जेड प्लेन का सर्कल आपको दे रखा है, आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन में क्या करना है, फिगर फाइंड करनी है ना। अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं इन्वर्जन की, तो आपको याद होगा इन्वर्जन के केस में हमारा अगर जेड प्लेन में अगर सर्कल होता था तो डब्ल्यू प्लेन में स्ट्रेट लाइन होती थी। क्या यहां पर भी ऐसा होगा? कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमें इसकी इमेज निकालनी है ना, वहां पर हम इमेज निकालते थे अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 1 अपॉन जेड, लेकिन यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा W अपॉन जेड, W इक्वल टू 1 अपॉन जेड नहीं है, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उस पर जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको देखिए इन्वर्जन वाला लास्ट लेक्चर का अगर इन्वर्जन वाला टॉपिक अगर आपको याद है तो वहां पर हमको दिया होता था W इक्वल टू 1 अपॉन जेड, तो हम क्या करते थे, हम सबसे पहले इसको लिखते थे जेड इक्वल टू 1 अपॉन W और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते थे, है ना। तो मैं भी सबसे पहले यही काम यहां पर करने जा रहा हूं। सबसे पहले इस वाले आंसर से जो हमारा आंसर आया इसमें से जेड निकालेंगे। तो चलिए इसमें से जेड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखिए बहुत सिंपल है, एक बार पूरा कंप्लीट क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे ना बहुत आसान आपको लगेगा। चलिए देखिए ना, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ये फार्मूला ले लेंगे W इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा W जेड माइनस आयोटा W इक्वल टू जेड प्लस 1। अब मुझे क्योंकि जेड निकालना तो मैं जेड वाली टर्म एक साथ करूंगा, तो एक जेड की टर्म्स ये है कि टाइम की दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो W जेड माइनस जेड इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, आयोटा W प्लस 1।
तो यहां से z कॉमन आ गया, तो ये बचा w माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा w प्लस 1। तो यहां से मेरे पास z की वैल्यू कितनी आ रही है, आयोटा w प्लस 1 अपॉन w माइनस 1, w माइनस 1। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है z की, आयोटा w प्लस 1, आयोटा w प्लस 1 अपॉन w माइनस 1। अब यहां से इसके आगे अब क्या करना है जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे पास ये z की वैल्यू आ चुकी, मैं इसको पहले नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं। z इक्वल टू आयोटा w प्लस 1, आयोटा w प्लस 1 डिवाइडेड बाय w माइनस 1, ये मेरे पास आ चुका। अब देखो मुझे करना क्या था, जरा उस पर ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मुझे क्या करना, ऑल्सो फाइंड द यूनिट सर्कल मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, है ना। मॉड z इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या करना है, एक यूनिट सर्कल फाइंड करना है। चलिए देखिए, तो अब यहां से हमें क्या करना है, देखिए यहां पर जो हमें पूछा गया था उस पर ध्यान देते हैं। क्या पूछा था हमसे, देखो जरा, हमसे पूछा था इमेज किसके, यूनिट सर्कल मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 की, और हम यहां पर z को कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन में जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास z इतना है। और हम देखो अब क्या करता हूं, मैं इसमें दोनों तरफ मॉड ले, नाउ टेकिंग मॉड बोथ साइड। तो अगर मैं इसमें दोनों साइड मॉड ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाता है आयोटा w प्लस 1 अपॉन w माइनस 1, ये मेरा इसका मॉड आ रहा है ना। और हमारा जो हमसे जो पूछा है वो मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, जो सर्कल है इस सर्कल का हमें क्या निकालना है, ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करना है, देखिए अब आप क्या करेंगे, ये जो आपको दिया है अब यहां पर आप लिखेंगे नाउ इमेज ऑफ द सर्कल, इमेज ऑफ द सर्कल, इमेज ऑफ द सर्कल, कौन से सर्कल की इमेज, मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। अब देखिए क्या करना है, यहां पर जरा ध्यान से देखें, यहां पर मॉड z की वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली। तो यहां पर जब हम इसको पुट करेंगे आयोटा w प्लस 1, देखिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको सिर्फ z को w में कन्वर्ट करना है। देखिए z xy की फॉर्म में होता है, w uv की फॉर्म में होता है। आपका जो सर्कल है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, uv की फॉर्म में। तो uv की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, आप मॉड ऑफ z की जगह ये w वाला फॉर्मूला रख देंगे, w वाला टर्म यहां रख देंगे, तो ये w माइनस 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू मॉड दोनों तरफ लगेगा इक्वल टू में 1। अब यहां पर मॉड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए अगर आप मॉड a अपॉन बी पे अगर आप मॉड लगाते हैं तो आप मॉड ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ b लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का मैं यहां पर यूज करूंगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ आयोटा w प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ w माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और यहां से अब मैं कर दूंगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें। तो मॉड ऑफ आयोटा w प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ w माइनस 1। अब यहां पर w की वैल्यू पुट करेंगे। w क्या होता है, आप अच्छे जानते हैं, w आयोटा u प्लस आयोटा v, ये w हमारे पास प्लस 1। देखिए w की जगह मैंने पुट कर दिया u प्लस आयोटा v प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर भी पुट करेंगे u प्लस आयोटा v माइनस 1। अब रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। तो देखिए जरा कितना आ जाएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। यहां पर पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो आयोटा u, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस v, आयोटा u माइनस v प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें देखो क्या u माइनस 1 एक साथ आ जाएगा, u माइनस 1 प्लस आयोटा v। इधर देखिए ये दोनों रियल पार्ट को पहले लिख लेता हूं। तो रियल पार्ट कितना है इसमें, 1 माइनस v प्लस आयोटा u इमेजिनरी पार्ट है इक्वल टू, यहां पर u माइनस 1 रियल पार्ट है और आयोटा v इमेजिनरी पार्ट है। अब यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या भाई, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर x की जगह 1 माइनस v है
तो 1 माइनस वी का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। रूट से रूट हट जाएगा तो यहां पर हमारे पास बचेगा 1 माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू u माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। a माइनस बी के फॉर्मूले दोनों तरफ बन रहे हैं, दोनों को ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद देखिए कितना बचेगा, यहां पर माइनस वी, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए कितना आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस यू स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में v स्क्वायर। यहां पर देखिए मैक्सिमम टर्म्स अपने आप ही कट जाएंगे, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास, यहां पर अब हमारे पास बच जाता है इधर का माइनस, इधर माइनस 2v और उधर माइनस का 2u। माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, फाइनली हमारे पास रिलेशन आ गई v इक्वल टू u। तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन आ रही है वो रिलेशन आ गई हमारे पास v इक्वल टू u, v इक्वल टू u। इसका मतलब इस सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग जेड प्लेन में जो आपका सर्कल बन रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसकी इक्वेशन है v इक्वल टू u। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो y इक्वल टू एक्स वाली इक्वेशन तो है, y इक्वल टू एक्स, यानी कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद u एक्सिस। कैसे है जरा बनाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में मैं डायग्राम बना देता हूं इसके, जरा ध्यान से देखें। नेक्स्ट पेज पर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान से समझिए, देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। अब देखो, तो इतना तो समझ में आ गया कि हमारे पास जो जेड प्लेन है उसमें जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, उसका रेडियस कितना होगा 1। तो मैं यहां पर दोनों डायग्राम बनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। देखिए यहां पर ये हमारी वाई एक्सिस, ठीक, ये हमारी जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और आप सब जानते हैं कौन सा प्लेन है, ये हमारा जेड प्लेन है। जेड प्लेन में जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां पर एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर कहां होगा, ओरिजिन पर होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सब बताया था। तो यहां पर एक सेंटर पे इसके क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये जेड प्लेन में एक सर्कल बनेगा। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। चलिए अब हमें क्या करना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन में बनाना है। जरा ध्यान से देखें, डब्ल्यू प्लेन, ठीक। अब मैं यहां पर डब्ल्यू प्लेन बनाने जा रहा हूं। देखो ये हमारे पास डब्ल्यू प्लेन बन गया। इसमें ये हमारी यू एक्सिस और ये हमारी वी एक्सिस। जैसे जेड प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस होती है, एक्स रियल और वाई इमेजिनरी, वैसे ही डब्ल्यू प्लेन में यू और वी एक्सिस होती है, यू रियल और वी इमेजिनरी। तो इसको हम कहेंगे डब्ल्यू प्लेन। ये हमारा ओरिजिन है, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दें, यहां पर कौन सी इक्वेशन बन रही है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां एक बनेगी स्ट्रेट लाइन। v इक्वल टू यू का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन हमारी यहां पर बनेगी, और स्ट्रेट लाइन भी ऐसी जो कि ओरिजिन से पास होगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये लाइन बनेगी, ठीक है ना। ये लाइन हमारी यहां पर बन जाएगी, जरा ध्यान से देखें, ये लीजिए। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, v इक्वल टू u या y इक्वल टू, जैसे यहां पर होती तो y इक्वल टू x होती, यहां पर है तो v इक्वल टू u। तो ये दोनों की ड्राइंग बनेगी। तो हमने यहां पर इमेज भी बना दी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं, लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, टाइप थर्ड में है क्या एक्चुअल में। तो आपको बस इस पे ध्यान देना। पहले यहां तक का काम तो सेम है, इसके आगे आपको ध्यान देना। आपके पास जो W आएगा पहले आप उसको जेड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस जेड को कंडीशन जो भी आपको यहां पर दिया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ाएंगे।
यहां पर अगर इक्वल टू 1 दिया तो इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, लेस देन 1 लिया तो लेस देन 1 लेके चलेंगे, ग्रेटर देन 1 दिया तो ग्रेटर देन 1 लेके चलेंगे। जो भी कंडीशन दी हो, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, करने का तरीका यही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। ऑब्टेन द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द पॉइंट, स्टार्टिंग का यहां तक का क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब आगे देखो, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन मैप द इंटीरियर ऑफ द यूनिट सर्कल, मतलब यहां पर फिर से यूनिट सर्कल की बात हो रही है। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना है 1 है, लेकिन उस सर्कल के अंदर की बात हो रही है। देखिए अगर यूनिट सर्कल की बात करते तो ये होता, और अगर इस यूनिट सर्कल के अंदर की बात हो रही है तो इसका मतलब इस बार ये वाली कंडीशन दी है आपको, मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1। देखिए पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में केवल इतना ही अंतर है कि वहां पर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 लेके चले थे हम, यहां पर मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 लेकर के चलेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए क्या है, आगे क्या शो करना है आपको, ये शो करना है कि सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन मैप द इंटीरियर ऑफ द यूनिट सर्कल ऑफ द जेड प्लेन ऑन टू अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि सर्कल का जेड प्लेन में जो सर्कल का इंटीरियर पार्ट है वो डब्ल्यू प्लेन में जाके डब्ल्यू प्लेन के अपर हाफ को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि उसका जो फिगर बनेगा वो डब्ल्यू प्लेन के अपर हाफ में बनेगा। देखिए डब्ल्यू प्लेन के अपर हाफ का मतलब क्या है, ये हमारा डब्ल्यू प्लेन है, ये यू है, ये वी है। तो डब्ल्यू प्लेन के अपर हाफ का मतलब है ऊपर वाला पार्ट, और ऊपर वाले पार्ट में आप जानते हैं, देखिए इस यू एक्सिस से ऊपर वी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यानी कि आपको यहां ये प्रूव करना है कि वी जो है आपका ग्रेटर देन 0 है। मतलब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है इसके जैसा। अंतर क्या आएगा, देखिए अंतर क्या आएगा, मैं अंतर आपको समझा देता हूं। आप यहां तक पहुंच जाएंगे, यहां पर पहुंचने के बाद यहां पर आप लेस देन का साइन लगाएंगे, यहां क्या हो जाएगा लेस देन 1, लेस देन 1 आएगा, इसको आप लेस देन 1 लेके चलेंगे। जब आप लेस देन 1 लेके चलेंगे तो यहां पर आपका v इक्वल टू यू नहीं आएगा, यहां पर आपका आएगा v ग्रेटर देन 0। और सिमिलर क्वेश्चन एकदम हो गया, क्या आ जाएगा v ग्रेटर देन 0 आपका यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर है इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में। चलिए ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको अगर आपको समझ में आ गया तो अपना वीडियो पॉज करके और अपने आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑब्टेन द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द पॉइंट्स, तो यहां पर मैं फिर से लिखूंगा Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3 इक्वल टू एंड Z4 इक्वल टू Z1 कितना, फिर हम यहां पर लिखेंगे W1 W2 W3 एंड W4। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें जरा, देखो Z1 तो Z हो जाएगा और W1 W हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले पॉइंट क्या, 1 आयोटा और -1, ध्यान से करेंगे, 1 आयोटा और -1, 1 आयोटा और -1। W में W ये रहा 0 1 और इंफिनिटी, W4 इंफिनिटी है, ध्यान रखेंगे। ठीक, नाउ बाय यूजिंग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, बाय मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए आगे अब यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। क्या आ जाएगा फॉर्मूले में, W1 माइनस W2 अपॉन में W2 माइनस W3, W3 माइनस W4, W4 माइनस W1 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4 और Z4 माइनस Z1। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं जल्दी से। देखिए W1 कितना है, W है माइनस, W2 कितना है, 0 है, W माइनस 0, W3 कितना है, अच्छा एक मिनट, यहां पर फिर से इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है क्या, W4 इनफाइनाइट है, पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। W4 क्या है, इनफाइनाइट है, ये वाला पार्ट हमारा इनफाइनाइट है, तो इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, W1 माइनस W2, अब W4 वाले ब्रैकेट को W4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, W3 अपॉन W4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W3 और यहां पर 1 माइनस W1 अपॉन W4।
इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2, Z में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंफिनिटी नहीं है, Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z3 एंड Z4 माइनस। चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान से देखें। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, W1 कितना है, W है, माइनस W2 0 है, तो W माइनस 0, यहां पर 0 माइनस 1 आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे आ जाओ। W2 0 है, W3 1 है, तो 0 माइनस 1 ना, यहां पर 1 माइनस 0 आएगा, 1 माइनस 0। इधर चलते हैं राइट साइड, देखिए Z1 माइनस Z2, Z1 कितना है, Z है, और Z2 कितना है, 1 है, तो Z माइनस 1 है ना, Z1 माइनस Z2, ठीक। Z3 माइनस Z4 यानी कि आयोटा प्लस 1 हो जाएगा कि वो माइनस में है, डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z3, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और Z4 माइनस Z1 यानी कि माइनस 1, Z4 माइनस 1 है ना, Z4 कितना है, माइनस 1, और इसमें से माइनस करना है Z1 को जो कि Z है, ये आ जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखो जरा, यहां से कितना हमारे पास बच रहा है जरा देखते हैं। देखो यहां से W बचेगा और यहां से माइनस 1, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, यहां से देखो माइनस 1 और यहां से W, यानी कि माइनस W बच रहा है इधर, डिवाइडेड बाई, देखो यहां से माइनस 1 यहां से प्लस 1 यानी कि माइनस 1 बच रहा है, तो W अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी कि W बचा लेफ्ट साइड में। राइट साइड देखो जरा ध्यान से, Z माइनस 1 और आयोटा प्लस 1, Z माइनस 1 और आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, और यहां पर माइनस चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 प्लस Z बन जाएगा, है ना। चलिए फिलहाल तो ऐसे लिखते हैं, तो माइनस 1 माइनस Z, माइनस 1 माइनस Z, और दूसरा ब्रैकेट क्या है, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, एक ये 1 माइनस आयोटा। हम एक काम करते हैं, इसको आयोटा माइनस 1 कर देते हैं, तो आयोटा माइनस 1 के लिए क्या होगा, देखो W इक्वल टू Z माइनस 1 और आयोटा प्लस 1 अपॉन, इसको माइनस कॉमन लेके माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1 Z प्लस 1, और यहां पर हो जाएगा आयोटा माइनस 1। अब इसको क्या करें, क्या मल्टीप्लाई करें, कैसे सिंप्लीफाई करें इसको, है ना। देखो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक आसान ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये नीचे आयोटा माइनस 1 लिखा है, ऊपर आयोटा प्लस 1 लिखा है, तो एक काम करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, जिसको हम आसानी से -2 लिख देंगे। तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, देखिए कितना आएगा, Z माइनस 1 और आयोटा प्लस 1 अपॉन Z प्लस 1 और आयोटा माइनस 1, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन, बस थोड़ा सा आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए प्रैक्टिस करने हैं कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज होगा। आयोटा प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा प्लस 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलिए नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ऊपर देखो Z माइनस 1 आयोटा प्लस 1 अपॉन Z प्लस 1 और आयोटा माइनस 1। अच्छा एक मिनट, ये होल स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या बनेगा जरा ध्यान से देखें, ऊपर तो बन गया आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे बन गया आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा बनेगा। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें, तो W इक्वल टू, देखिए इसको Z माइनस 1 तो ऐसे ही रखेंगे, और इसको ओपन कर देता हूं मैं, तो ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई Z प्लस 1, और यहां पर आयोटा स्क्वायर होता है -1 एंड -1, और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, Z माइनस 1, यहां पर देखो आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 प्लस 2 आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाई यहां ये -2 और Z प्लस 1 आ गया, यहां पर 1 से 1 कट गया, तो W इक्वल टू Z माइनस 1 और 2 आयोटा
अपॉन -2z+1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से फाइनली मेरे पास आ गया W इक्वल टू आयोटा z-1 अपॉन, अब यहां पर माइनस को मैं ऊपर लिख देता हूं और नीचे बच गया z+1। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनली W की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ z। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया और हमने यहां पर z की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लिया, यानी कि क्वेश्चन का हमारा एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या करना है। सबसे पहले यहां जो आपने W को कैलकुलेट किया, इस W में से सबसे पहले आपको Z को कैलकुलेट करना होगा। जरा ध्यान से देखें कैसे Z को कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को ले लेता हूं, माइनस आयोटा, अब मैं इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो माइनस आयोटा Z माइनस माइनस प्लस आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आयोटा Z और माइनस माइनस प्लस आयोटा अपॉन में z+1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा WZ प्लस W इज इक्वल टू माइनस का आयोटा Z प्लस आयोटा, Z वाली टर्म को एक तरफ कर लेता हूं तो WZ प्लस आयोटा Z इज इक्वल टू आयोटा माइनस W, इसमें से Z कॉमन आ रहा है तो बचेगा W प्लस आयोटा Z इक्वल टू आयोटा माइनस W। यहां से अगर मैं Z को फाइंड आउट करता हूं तो आयोटा माइनस W अपॉन W प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना, आयोटा माइनस W अपॉन W प्लस आयोटा। अब यहां पर हम अगर क्वेश्चन पे ध्यान दें तो हमें क्या करना था, यानी कि यहां तक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हमें यूनिट सर्कल के अंदर के पार्ट को प्रूव करना है, यूनिट सर्कल के अंदर का पार्ट। तो देखिए यूनिट सर्कल के अंदर वाला पार्ट क्या होगा उस पर जरा ध्यान देते हैं, यूनिट सर्कल के अंदर वाला पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। तो यहां पर ये मेरे पास Z आ गया, पहले मैं इसका एक काम करता हूं, दोनों साइड में मॉड ले लेता हूं, तो मॉड ऑफ Z इक्वल टू मॉड ऑफ आयोटा माइनस W अपॉन W प्लस आयोटा, ठीक है। चलिए मैंने दोनों साइड में क्या कर दिया, मॉड ले लिया। अब आगे चलते हैं ना, अब हमें क्या करना है, इमेज ऑफ द सर्कल, देखो इमेज ऑफ द इमेज ऑफ इमेज ऑफ इंटीरियर इमेज ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल Z इक्वल टू 1। भाई यूनिट सर्कल, इंटीरियर पार्ट ऑफ यूनिट सर्कल, इंटीरियर पार्ट ऑफ यूनिट सर्कल, ठीक है ना, इमेज ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ यूनिट सर्कल, यही तो पूछा हमसे। देखो सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन मैप द इंटीरियर ऑफ द यूनिट सर्कल ऑफ Z प्लेन टू द अपर हाफ ऑफ द W प्लेन। तो हम Z प्लेन में जो सर्कल है उसका इंटीरियर पार्ट लेके चलेंगे और Z प्लेन में जो हमारा सर्कल होगा उसका इंटीरियर पार्ट क्या होगा, मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1 लेस देन 1, मॉड ऑफ Z लेस देन 1। अब Z की वैल्यू यहां से उठा लो, मॉड Z I माइनस W आयोटा माइनस W आयोटा माइनस W अपॉन W प्लस आयोटा, W प्लस आयोटा, और यहां से ये आ जाएगा लेस देन 1। इसको बस सिंप्लीफाई करना, देखिए कैसे करेंगे। फिर से यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मॉड को अलग अलग कर देते हैं पहले, तो मॉड, अब इसको मैं आयोटा माइनस W को मैं W माइनस आयोटा भी लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मॉड के अंदर माइनस कॉमन लोगे तो प्लस ही हो जाएगा, अपॉन में W प्लस आयोटा लेस देन 1। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पर मैंने इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर कॉमन आएगा, मॉड लगा बाहर वैसे ही तो माइनस प्लस बन जाएगा। तो मॉड के अंदर I माइनस W हो या W माइनस I हो, एक ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी लेस देन W प्लस आयोटा। अब यहां पर W की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए W की वैल्यू होती है U प्लस आयोटा V माइनस आयोटा लेस देन U प्लस आयोटा V प्लस आयोटा। अब यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें। देखो यहां पर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लेता हूं मैं, तो रियल पार्ट लेफ्ट साइड में U और इन दोनों में से आयोटा कॉमन आएगा, तो आयोटा कॉमन लेने के बाद आयोटा V माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, लेस देन
इधर देखो जरा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आएगा, v प्लस 1 बचेगा, तो u प्लस आयोटा और ब्रैकेट में बचा v प्लस 1। अब यहां पर मॉड का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ, जरा ध्यान से देखिए, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस v माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस v माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं, v माइनस 1 नहीं, इधर v प्लस 1 है। आगे देखें, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यू स्क्वायर प्लस v माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन यू स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर यहां खत्म हो गया, बचा क्या, ये v माइनस 1 का होल स्क्वायर बचा, ओपन कर देंगे, v स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2v लेस देन v स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2v। यहां v स्क्वायर से v स्क्वायर खत्म, 1 से 1 खत्म, बचा क्या, माइनस 2v लेस देन 2v। इस 2v को उधर ले जाते हैं तो 0 लेस देन 4v हो जाएगा। यानी कि यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो हमारा 4v है, 4v इज ग्रेटर देन 0, और 0 4 नीचे चला जाएगा तो v इज ग्रेटर देन 0। और देखिए यही तो हमें प्रूव करना था। v ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि जो हमारा यूनिट सर्कल था जिसके इंटीरियर की हम बात कर रहे थे, उस यूनिट सर्कल को जब हमने डब्ल्यू प्लेन में कन्वर्ट किया या उसको जब हमने ट्रांसफॉर्म किया डब्ल्यू प्लेन में, तो यहां पर केवल v ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और v ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि उसका अपर हाफ की बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे हमारा यहां पर हमने सर्कल में किया था थर्ड वाले में, तो सिमिलर तरीके से यहां पर है। तो v ग्रेटर देन 0 का मतलब है अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन, अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। अब इसकी इमेज मैं बना देता हूं नेक्स्ट पेज पे, जरा ध्यान से देखें। यहां पर हम इसकी इमेज बना लेते हैं, देखें, देखो, तो सबसे पहले अब यहां पर मैं ड्राइंग इसकी बना देता हूं, जरा ध्यान से देखिए क्या बनेगी। देखो, ये हमारा जेड प्लेन बना रहा हूं मैं, लेफ्ट में जेड प्लेन, ये बन गया जेड प्लेन, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक, ओरिजिन। लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर होगा ओरिजिन पर, यूनिट सर्कल है। और इन्होंने कहा था कि जो रीजन है ना वो इस सर्कल के अंदर का है। रीजन सर्कल के अंदर के होने का मतलब है अंदर का रीजन है पूरा ये। और जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया, कहां पर, जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया डब्ल्यू प्लेन में, डब्ल्यू प्लेन में जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो देखिए क्या बन रहा है डब्ल्यू प्लेन में, ध्यान से देखें, ये हमारी यू एक्सिस, ये हमारी वी एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। अब मैं इसको डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफर कर रहा हूं, देखो जरा, ये हमारा है डब्ल्यू प्लेन, और ये हमारा है जेड प्लेन डब्ल्यू प्लेन, ठीक है ना। तो यहां पर जेड प्लेन में क्या था, इस सर्कल के इंटीरियर वाला रीजन हमें लेना था। कौन सा लेना था, इंटीरियर रीजन, यानी कि सर्कल के ऊपर का रीजन नहीं लेना था। एक्चुअल में यहां पर डॉटेड सर्कल बनाने का ऑप्शन नहीं है, एक्चुअल में ये सर्कल डॉटेड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर्कल के अंदर का रीजन लेना है, सर्कल के अंदर का रीजन लेना है, तो ये सर्कल हमारा बनना चाहिए डॉटेड। लेकिन मेरे पास डॉटेड बनाने का ऑप्शन नहीं है, आप इसको डॉटेड कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल के ऊपर का रीजन नहीं आ रहा हमारा, सर्कल के अंदर का। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो सर्कल के अंदर का भी आता, सर्कल के ऊपर का भी आता। तो ये हमारा डॉटेड सर्कल है। इधर आ जाइए ना, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया v ग्रेटर देन 0, और v ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि हम कौन सा एरिया लेंगे, ऊपर का एरिया लेंगे। कौन सा एरिया, ऊपर का, यानी कि यहां से ऊपर का एरिया कंसीडर किया जाएगा, इससे ऊपर का। अब किस पॉइंट पर होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन होगा इसके ऊपर का रीजन, ठीक है। तो एक से हमें समझ में आ गया कि ऊपर का रीजन हमें लेना है। तो ये था इस क्वेश्चन में आपको करना था, ठीक है ना। तो यहां पर आप थोड़ी सी थ्योरी लिख सकते हैं, बता सकते हैं, है ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन इंटीरियर ऑफ द यूनिट सर्कल इज ट्रांसफॉर्म इनटू द अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। ऐसे ही आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते थे, मैंने नहीं लिखा। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज टाइप नंबर 4। देखिए टाइप 4 में क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। टाइप 4, टू फाइंड इमेज डब्ल्यू प्लेन एंड जेड प्लेन, टू फाइंड इमेज इन डब्ल्यू प्लेन एंड
जेड प्लेन। यानी कि यहां पर अब थोड़ा सा देखिए, टॉपिक तो हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्चुअल में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग में दे दिया, हमें निकालना नहीं है। अभी तक क्या था कि हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर रहे थे हम, लेकिन यहां पर हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें पहले से ही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और इस बार हमें इमेज बतानी, केवल इमेज बतानी, यानी कि क्वेश्चन और आसान हो गया। इस बार केवल इमेज की बात कर रहे हैं, इस बार हम केवल और केवल इमेज की बात कर रहे हैं, यानी कि इस बार आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखा है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो कितना आसान हमारा क्वेश्चन हो गया, केवल आधा पार्ट हमें करना है, यानी कि स्टार्टिंग वाला हमें नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। W इक्वल टू जेड प्लस 1 माइनस जेड, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या कहा, मैप द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन इनटू द अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मैप अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन का जो अपर हाफ में जो भी मैपिंग होगी वही मैपिंग डब्ल्यू प्लेन में भी आएगी। यानी कि जेड प्लेन में भी मैपिंग अपर हाफ पे है और डब्ल्यू प्लेन में भी मैपिंग अपर हाफ पे है। यानी कि आपको यहां पर प्रूव करना पड़ेगा कि अगर y ग्रेटर देन 0 है तो v भी ग्रेटर देन 0 होगा, आपको ये प्रूव करना है, क्योंकि जेड प्लेन में भी अपर हाफ होना चाहिए और डब्ल्यू प्लेन में भी अपर हाफ होना चाहिए। तो जेड प्लेन में अपर हाफ का मतलब है कि सारी वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर आनी चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब है वाई ग्रेटर देन 0। डब्ल्यू प्लेन में अपर हाफ का मतलब है सारी वैल्यू वी के ऊपर आनी चाहिए, मतलब यू एक्सिस के ऊपर आनी चाहिए, मतलब वी ग्रेटर देन 0। तो आपको ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। तो पहले तो इसमें से जेड कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस बार एक्स वाई में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए अभी तक क्या देते थे, हमें मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 देते थे, हमें पता था कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। क्या है, 1 है। लेकिन यहां पर जो इस समय दिया, इस समय हम नहीं बता सकते ये क्या है, तो इसलिए हमें पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। यहां पर हम डायरेक्ट बना देते थे सर्कल। चलिए, तो W को आप क्या लिखेंगे, u प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू, जेड को क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। देखिए जब आप जेड की जगह x प्लस आयोटा वाई लिखेंगे तो ये माइनस में ही आ जाएगा, इस तरह से। इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसका रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो राइट साइड में से रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे। कैसे करना है जरा ध्यान दीजिए। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। देखिए इसको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या तरीका होगा सेपरेट करने का, जरा ध्यान दो। देखो इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, 1 माइनस एक्स रियल पार्ट है और माइनस आयोटा वाई रियल इमेजिनरी पार्ट है। एक काम करते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसका, तो आसानी से हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमारे अलग अलग हो जाएंगे। देखो तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखो जरा ध्यान से, u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके कॉन्जुगेट से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। देखिए इसके कॉन्जुगेट साइन से 1 माइनस एक्स एक टर्म मान लिया हमने, आयोटा वाई एक टर्म मान लिया, इसके बीच में माइनस है तो बीच में प्लस लगाया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। चलिए अब यहां से देखिए कितना आएगा हमारे पास, तो u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, ऊपर हमारे पास क्या बना, ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई और दूसरे ब्रैकेट में आ रहा है 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए कैसे करेंगे, u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू, क्या करें, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको अंदर। देखो x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस ये एक्स वाई आयोटा एक्स वाई आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई जब y में करेंगे तो आयोटा भी है, एक्स वाई आयोटा एक्स वाई, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें भी कर दिया, इसमें अब इसको करते हैं प्लस आयोटा वाई 1 माइनस एक्स, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो प्लस आयोटा स्क्वायर
एंड वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो यहां पर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन यहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा जो कि -1 होता है, तो प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, u प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, देखिए इसमें जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करते हैं, x1 माइनस एक्स, एक तो ये वाला रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ये दोनों है, इसमें से आयोटा को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो आयोटा को कॉमन लेने के बाद ये एक्स वाई बचेगा, है ना, इस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बचेगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बचेगा। यहां पर एक टर्म तो ये कैंसिल हो गई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, है ना। चलिए, और इधर कुछ कैंसिल नहीं हुआ, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। u प्लस आयोटा वी, u प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू, देखिए ये कितना आएगा, अंदर इसको मल्टीप्लाई करो तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, ये इसको ऐसे रहने देते हैं, x इंटू 1 माइनस एक्स, x इंटू 1 माइनस एक्स और माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या, देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर रहा हूं, इसके अपॉन में ये आएगा और इसके अपॉन में ये आएगा, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा, देखो यहां पर ऊपर केवल y बचा, तो y अपॉन, y के अपॉन में कितना बच रहा है, सेम ही है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट और ये है हमारा रियल पार्ट। तो मैं एक काम करता हूं, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट की वैल्यू यहां से लिख देता हूं, तो u इक्वल टू आएगा x 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट जो कि v है, v इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास y अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस का वाई स्क्वायर, ये v आ गया। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें कितना आएगा, ध्यान से समझे, ये u मेरे पास, इसको मैं कहूंगा v। अब यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं मैं, देखिए यहां पर हमारे पास, अब जरा ध्यान से समझे, देखो ये नीचे वाली क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि v का साइन डिपेंड करेगा y के साइन पे। अगर y ग्रेटर देन 0 है तो v भी ग्रेटर देन 0 होगा, यही तो प्रूफ करना था कि अगर y ग्रेटर देन 0 है तो v भी ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसा ही हमें प्रूफ करना था। तो देखो यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाली क्वांटिटी मैं यहां पर लिख देता हूं, सिंस, देखिए सिंस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, वाई स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो एक बात बताओ, जब ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 है तो v का साइन डिपेंड किस पे कर रहा है, y के ऊपर। तो हम यहां से कह सकते हैं इफ y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है अपर हाफ ऑफ जेड प्लेन, अपर हाफ ऑफ जेड प्लेन। तो अगर इफ y ग्रेटर देन 0 है देन v इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब है अपर हाफ ऑफ डब्लू प्लेन, अपर हाफ ऑफ डब्लू प्लेन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि अपर हाफ और लोअर हाफ का यहां पर क्या मतलब। तो लोअर हाफ नहीं करना था, हमें यह प्रूव करना था कि जेड प्लेन का जो अपर हाफ है वही अपर हाफ मैप होगा डब्लू प्लेन में, यानी कि डब्लू प्लेन का भी अपर हाफ आएगा। तो यही हमसे यहां पर कहा गया था कि प्रूव दैट मैप द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन इनटू अपर हाफ ऑफ द डब्लू प्लेन। नाउ व्हाट इज द इमेज ऑफ सर्कल z इक्वल टू मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से इसकी क्या इमेज बनेगी वो हमें बताना है डब्लू प्लेन में। चलिए इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं।
देखिए, तो एक स्लाइड और मैं ऐड कर लेता हूं यहां पर। चलिए देखें, वापस आते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू जेड अपॉन 1 माइनस जेड पर। तो हमें गिवन है W इक्वल टू, देखिए हमें क्या गिवन है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड अपॉन 1 माइनस जेड, यही गिवन था हमें स्टार्टिंग में, W इक्वल टू जेड अपॉन 1 माइनस जेड। चलिए इसमें से जेड निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, W माइनस डब्ल्यू जेड इक्वल टू जेड, जेड को एक तरफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा डब्ल्यू जेड प्लस जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू, जेड को कॉमन लिया तो डब्ल्यू प्लस 1 इक्वल टू डब्ल्यू, और यहां से जेड निकाला तो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया जेड। अब जेड के अब आगे चलते हैं, देखो जेड हमारा आ गया डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस 1। अब क्या करना है, ध्यान से सुने, देखो जेड इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस 1 आ गया, पहले इसका मॉड ले ले, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ डब्ल्यू अपॉन मॉड ऑफ डब्ल्यू प्लस 1। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा था, नाउ व्हाट इज द इमेज ऑफ मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, इमेज ऑफ मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 इन डब्ल्यू प्लेन, डब्ल्यू प्लेन में इसकी इमेज निकालनी। चलिए निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले मॉड ऑफ जेड की जगह आप ये पुट कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा मॉड ऑफ डब्ल्यू अपॉन मॉड ऑफ डब्ल्यू प्लस 1 इक्वल टू 1। अलग अलग कर देंगे तो ऊपर बचेगा मॉड ऑफ डब्ल्यू अपॉन मॉड ऑफ डब्ल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू मॉड ऑफ डब्ल्यू प्लस 1, मॉड ऑफ डब्ल्यू प्लस 1। अब यहां पर फॉर्मूला लगा दें तो यहां पर W की जगह आप रखेंगे U प्लस आयोटा V का मॉड इज इक्वल टू U प्लस आयोटा V का मॉड एंड प्लस 1। तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहले से ही अलग अलग है। यहां पर देखो ये U प्लस 1 रियल पार्ट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट यहां पर V आ जाएगा। प्रूफ क्या करना था, हाँ चलिए प्रूफ हमें करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर। देखो इसका मॉड अंडर रूट में आएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में आएगा, ध्यान से देखें, अंडर रूट में आएगा मेरे पास u प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। अब आगे देखिए, अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं, देखिए रूट से रूट हट जाएगा तो लेफ्ट में बचेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू में, अब u प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं, यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2u प्लस वी स्क्वायर। देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, यहां पर वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, हमारे पास यहां पर बचा 2u प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। यानी कि हमारा जो सर्कल है वो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया है। सर्कल किस में कन्वर्ट हो गया, हमसे यही पूछा था कि इसकी क्या इमेज बनेगी अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए ये सर्कल था और सर्कल कन्वर्ट हो गया स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन भी कौन सी, अगर मैं यहां से स्ट्रेट लाइन को अगर इसको देखूं तो देखिए यहां से u की वैल्यू कितनी आएगी, 2u इज इक्वल टू 1, तो u इज इक्वल टू माइनस का 1/2। यानी कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई। कैसी स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि y एक्सिस यानी कि v एक्सिस के पैरेलल होगी, u इक्वल टू माइनस 1/2, u इक्वल टू माइनस 1/2। देखिए मैं इसको यहीं पर इसकी ड्राइंग बना देता हूं छोटी सी, देखो यानी कि यहां से मेरे पास u आ गया माइनस का 1/2। चलिए इसकी छोटी सी ड्राइंग बना देता हूं, बाकी आप आराम से बना लेना। देखो तो u इक्वल टू माइनस का 1/2। अब यहां पर देखिए ध्यान से जरा, ये मेरा y एक्सिस हो गई है ना, और ये ड्रॉ की मैंने x एक्सिस। चलिए ठीक, तो यहां पर हमारे पास जो जेड प्लेन था, जेड प्लेन में आपको एक यूनिट सर्कल दिया हुआ, जेड प्लेन में कैसा सर्कल दिया है, यूनिट सर्कल दिया है।
तो जेड प्लेन में बनेगा यूनिट सर्कल, मैं छोटा सा बना देता हूं यहां पर, ये बन गया, लीजिए ये बन गया। इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है किसमें, यूवी प्लेन में। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं ये प्लेन कैसा है, ये जेड प्लेन है ना, ये इसमें वाई एक्सिस और ये इसमें एक्स एक्सिस। अब मैं यहां पर एक और प्लेन बना लेता हूं जिसको हम कहेंगे डब्ल्यू प्लेन। देखिए ये हमारी वी एक्सिस और ये हमारी यू एक्सिस, ध्यान दीजिए, दिस इज यू एंड दिस इज वी, ठीक। ये हमारा ओरिजिन हो गया, क्या हो गया, ओरिजिन। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये जो मेरा सर्कल है ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन में। और स्ट्रेट लाइन की भी अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगी, u इक्वल टू -1/2। अब जरा ध्यान देना, यू एक्सिस ये है, यानी कि u का डिस्टेंस इस एक्सिस पे मेजर होगा। देखो उधर पॉजिटिव वैल्यू होगी, इधर नेगेटिव, यानी कि यहां कहीं -1 होगा। देखो अगर मान लू मैं यहां पर -1 है और यहां पर +1 है, तो ये तो माइनस का 1/2 यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा -1/2, है ना, बीच में कहीं होगा -1/2। तो जहां पर भी -1/2 होगा ये लाइन वहीं से पास हो जाएगी पैरेलल टू वी एक्सिस। ये हमारे पास इसकी ड्राइंग बनेगी। तो इसकी इक्वेशन हो गई v इज इक्वल टू -1/2। तो मैंने दोनों की छोटी सी ड्राइंग बना दी है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें कन्फॉर्मल मैपिंग में जेड प्लेन की फिगर को डब्ल्यू प्लेन की फिगर में कन्वर्ट करना है अंडर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने टोटल 5 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं। 5 हमारे स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ट्रांसलेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे चारों ट्रांसफॉर्मेशन। और आज मैंने आपको पढ़ाया बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और आपको लास्ट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन कराए जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, कन्वर्जन करना होता है। अब हम चलते हैं आगे और एक छोटा सा पॉइंट हमारा और बच गया। देखिए क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स पॉइंट, है ना। देखिए 2 नंबर में बहुत बार यहां से क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स पॉइंट। क्या होते हैं इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स पॉइंट, जरा ध्यान से देखेंगे। द पॉइंट विच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स पॉइंट। ऐसे पॉइंट जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कोइंसाइड हो जाते हैं। कोइंसाइड का मतलब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था रोटेशन, तो रोटेशन के केस में आप देखें तो फिगर रोटेट हो जाती थी। लेकिन अगर आप उस फिगर में देखें एक पॉइंट ऐसा होता था जो जेड प्लेन में और डब्ल्यू प्लेन में सेम रहता था। यानी कि हमारे पास कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉइंट जो होते हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, फिक्स होते हैं वो, है ना। यानी कि वो पॉइंट जिस पोजीशन पर जेड प्लेन में थे उसी पोजीशन पर डब्ल्यू प्लेन में भी आ जाते हैं। और ऐसा जनरली रोटेशन के केस में होता है। मैग्निफिकेशन के केस में भी ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जहां पर हमारे पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं होती। तो जहां पर पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं होती है जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन में, या जिन पॉइंट्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है जेड प्लेन में डब्ल्यू प्लेन में, ऐसे पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट कहते हैं। और आपको क्वेश्चन देखिए, अब फिक्स पॉइंट को निकालना कैसे, टू फाइंड द फिक्स पॉइंट या इनवेरिएंट। देखिए इनवेरिएंट भी बोल सकते हैं, फिक्स भी बोल सकते हैं। टू फाइंड इनवेरिएंट पॉइंट, इनवेरिएंट पॉइंट को फाइंड करने का तरीका क्या है। तो इसको फाइंड करने का तरीका यह कि जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है वहां पर आप डब्ल्यू की जगह जेड रख दें। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट डब्ल्यू में होगा वही, देखिए डब्ल्यू प्लेन में और जेड पॉइंट में दोनों पॉइंट सेम है, पोजीशन सेम है, तो यानी कि डब्ल्यू के प्लेस पर हम जेड पुट कर सकते हैं। तो पुट डब्ल्यू इक्वल टू जेड। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द फिक्स पॉइंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको फिक्स पॉइंट फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब ऐसे होंगे। सभी क्वेश्चन में आप डब्ल्यू की जगह जेड रखें, उसको सिंप्लीफाई करें और जेड की वैल्यू निकाल दें। और जेड की जो वैल्यू आएगी वो फिक्स पॉइंट होगा, वही वैल्यू जेड प्लेन में भी होगी, वही वैल्यू डब्ल्यू प्लेन में भी होगी। तो चलिए मैं यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन हमारा है डब्ल्यू इक्वल टू 2z-5 अपॉन में z+4 ना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो WZ प्लस, अच्छा सॉरी WZ नहीं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने सब्स्टिट्यूशन तो किया ही नहीं। पुट W इक्वल टू जेड, W के प्लेस पर Z को पुट कर दें तो देखिए क्या आ जाएगा, ये Z इक्वल टू 2z-5 अपॉन z+4 ना क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जरा ध्यान से देखें। देखो तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे z इंटू z+4 इक्वल टू में 2z-5,
ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चन ऐसे कर ले, 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई कर दें, जेड स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल टू 2z माइनस 5। सबको लेफ्ट में ले आओ, तो जेड स्क्वायर ये लेफ्ट में आएगा तो 2z बचेगा, ये लेफ्ट में आएगा तो 5 बचेगा इक्वल टू 0। और आप ध्यान से देख सकते हैं, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब हमें यहां से z की वैल्यू चाहिए। देखिए, वैसे तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं कि लेकिन कैलकुलेटर से रियल पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा, है ना। तो क्या करें, इसके फैक्टराइजेशन करें। फैक्टर नहीं हो रहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। क्या लगा दें? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहां पर हम यूज करेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सब जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले को। चलिए मैं यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूं। तो देखिए यहां से z की वैल्यू क्या आएगी? z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। वैल्यू पुट कर दें सबकी। b कितना? b z का कोफिशिएंट होगा जो कि 2 है, तो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4, तो अंडर रूट में 4 आएगा, माइनस 4ac मतलब 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, a कितना है? 1 है, तो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है और 2 से 2 कॉमन लेने के बाद कट जाएगा, ये बचेगा -2, अभी पहले प्लस माइनस, जो कि -16 है, अंडर रूट में -16, तो अंडर रूट में -16 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए 16 का रूट हो जाएगा 4 और -1 का रूट होगा आयोटा, यानी कि आयोटा 4 आएगी, 4 आयोटा वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यहां से 2 से 2 को कॉमन लेके काट दीजिए, तो यहां से z आ गया मेरे पास -1 प्लस माइनस 2 आयोटा, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। तो कितनी आसानी से हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं किसको? z को, फिक्स पॉइंट को। ये हमारा फिक्स पॉइंट है, तो 2 फिक्स पॉइंट आ रहे हैं हमारे, -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। चलिए मैं आंसर को इधर लिख देता हूं, तो इसका आंसर हो गया z इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। चलिए कम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन के इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जगह देखो ये क्वेश्चन है लास्ट वाला, 2022 में AKTU में 2 नंबर में पूछा था, W की जगह z रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं होगा, या तो फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर नहीं हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 मिनट का क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ DPP में आपको 4 क्वेश्चन दिए, इनको आप और सॉल्व कर लें तो आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहां पर हमारी जो यूनिट नंबर 4 थी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसके अंदर हमने 2 टॉपिक पढ़े, डिफरेंशिएशन एंड कन्फॉर्मल मैपिंग। डिफरेंशिएशन को कंप्लीट किया था 7 लेक्चर में, कन्फॉर्मल मैपिंग हमारी कंप्लीट होगी 2 लेक्चर्स में। तो हमारी ये यूनिट यहां पर कंप्लीट हो गई। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच।